स्क्रीन से बच्चे का लैंग्वेज डेवलपमेंट अफेक्ट होता है, सोशल डेवलपमेंट अफेक्ट होता है, मेंटल डेवलपमेंट अफेक्ट होता है, बिहेवियर डेवलपमेंट अफेक्ट होता है, मेटाबॉलिक सिंड्रोम तक हो सकते हैं। इतनी सारी चीज़ें, इतनी सारी रिसर्च इसके ऊपर हो चुकी है। तो स्क्रीन जो है कहीं से कहीं तक भी, अनस्ट्रक्चर्ड स्क्रीन टाइम जो है कहीं से कहीं तक भी पॉजिटिव नहीं है सर। तो अगर ये पूछा जाए कितना समय बच्चों को स्क्रीन टाइम में दिया जा सकता है? तो प्रेगनेंसी के टाइम पे जो मुझे मेंटल पीस चाहिए होता है वो शायद अगर मैं ज़रूरत से ज़्यादा कोई वुमन उस समय स्क्रीन टाइम यूज़ कर रही है वो नहीं मिलेगा। उसका नेगेटिव इफेक्ट बच्चे के ऊपर होगा और कॉर्टिसोल लेवल बढ़ेगा तो उसके अंदर बच्चे के अंदर कोई ना कोई फिजिकल, मेंटल, बिहेवियरल इश्यूज़ के साथ आगे हमें परेशानी देखनी पड़ सकती है। पेरेंट कैसे आइडेंटिफाई करें कि उनका बच्चा जो है अब मोबाइल एडिक्शन की गिरफ्त में आ चुका है? फादर के साथ एक सर रहता है कि यदि फादर आते हैं ऑफिस से, जैसे लेट नाइट यदि 8 बजे आते हैं, तो कम से कम फादर 1 घंटा अपने बच्चे को दे दें। यदि वो सर कॉलोनी में बच्चे को दौड़ा भी रहे हैं ना, तो वो उसके लिए बहुत बेनिफिशियल है। इज अ 6-year-old, वो अपने प्राइवेट पार्ट को रब कर रहा था, है ना, फीमेल्स को जाकर वो टच कर रहा था उनके प्राइवेट पार्ट्स पे। मदर का एक कंप्लेंट था, तो मदर से हम जब डिस्कस किए तो हमें पता चला कि ऐसा तो उन्होंने कहीं देखा नहीं और सारी चीज़ें हैं। तो जब हम हिस्ट्री में पता किए कि डिटेल कि आप क्या है, इनका स्क्रीन टाइम क्या है, थोड़ा सा हिस्ट्री देखिए किस तरीके के वो कंटेंट देख रहा है, तो उस बच्चे के कंटेंट में सेक्सुअल कंटेंट। हमारे माँ बाप ने रोटी कपड़ा मकान के लिए काम किया, आज हम सक्सेस के लिए काम कर रहे हैं, लेकिन हमारे आने वाली जो जनरेशन है वो सेटिस्फेक्शन के लिए काम कर रही है। ऑटिज़म को लेकर जो हमारा लास्ट पॉडकास्ट था, मैं यहाँ पर भी चाहता हूँ कि हम लोग इसी नोट पर ख़त्म करें कि कोई ऐसी पॉजिटिव सक्सेस स्टोरी है जो आप हमारे साथ शेयर करना चाहते हैं, ताकि बहुत सारे पेरेंट जो इस वक्त आपको देख रहे हैं, सुन रहे हैं, उनके भीतर ये उत्साह, जोश, जुनून बना रहे कि उनके बच्चे ठीक हो सकें। सबसे पहले द नवनीत शो पर एक बार फिर से आपका स्वागत। डॉक्टर सुभाष गर्ग, जिनका लास्ट पॉडकास्ट लोगों ने बहुत अप्रिशिएट किया कहने से ज़्यादा बेहतर होगा शायद सर कि आपके उस पॉडकास्ट ने लोगों को एक नई ऊर्जा से भर दिया। लोगों को लगा कि हमारे बच्चे ऑटिज़म से ठीक हो सकते हैं। ये ऊर्जा और ये साहस देने के लिए सबसे पहले बहुत धन्यवाद आपका। और इस बार मैम हमारे साथ जुड़ी डॉक्टर प्रियंका गर्ग, तो आपका ज़्यादा स्वागत है हमारे। थैंक यू सो मच। लेकिन आपके उस पॉडकास्ट के बाद ये क्वेश्चन कई बार दिमाग में भी आया, क्योंकि कई सारी स्टडीज़ में, कई सारे आर्टिकल्स में मैंने पढ़ा कि ऑटिज़म पूरी तरह ठीक नहीं हो सकता, लेकिन आपके उस पॉडकास्ट में यही हमने कहा था कि ऑटिज़म पूरी तरह से ठीक हो सकता है। आप इस चीज़ को कैसे कह सकते हैं सर? ठीक हुए हैं बच्चों को ठीक करा गया है थेरेपी के थ्रू, मेडिसिन के थ्रू। एक होलिस्टिक अप्रोच होता है जहाँ पे एक पीडियाट्रिक न्यूरोलॉजिस्ट, एक स्पीच लैंग्वेज पैथोलॉजिस्ट, एक ऑक्यूपेशनल थेरेपिस्ट, तीनों मिलके मेहनत करते हैं और बच्चे के अंदर इंप्रूवमेंट्स आते हैं। मैं फिर बोलता हूँ सर, सही प्रकार से, सही तरीके से और सही समय पे अगर थेरेपी और ट्रीटमेंट स्टार्ट किया जाए तो डेफिनेटली बच्चा ठीक हो सकता है सर। और उसमें पेरेंट का 100% इन्वॉल्वमेंट भी चाहिए। ये सबसे इम्पॉर्टेंट है, राइट? आप क्या कहेंगी मैम इसमें? सर मैं यही कहना चाहूँगी कि यदि कहीं पे ऐसा लिखा है कि बच्चे ठीक नहीं हो सकते, तो हमने तो प्रैक्टिकली ये चीज़ करके देखी है। तो मैं यही बताना चाहूँगी कि हमने बच्चे ठीक होते हुए देखे हैं, और यदि लोग कहते हैं कि नहीं होते हैं, तो सर यदि नहीं होते तो शायद हम भी यहाँ बैठे नहीं होते। सही बात है, क्योंकि अगर ये कह दिया जाए कि ठीक नहीं होता तो फिर पेरेंट डॉक्टर के पास जाए ही ना, ये डॉक्टर अपनी पूरी मेहनत करे ही ना, सोचे कि थोड़ी बहुत एक्सरसाइज और प्रैक्टिकल चीज़ें करवाने के बाद उनको छोड़ दें कि बस इतना ही ठीक हो सकता है। लेकिन आप पूरा ठीक हमने करें, इसका मतलब 100% यही है। सर क्योर देखा है बच्चों में, तो ये चीज़ें बिल्कुल मिथ है कि बच्चे ठीक नहीं हो सकते जी। आज लेकिन हम सुभाष सर, आप कुछ कहना चाहते हैं? पहले बोल दें जी। डॉक्टर ही लास्ट होप होता है सर जी। अगर डॉक्टर पॉजिटिव साइड लेके नहीं चलेगा तो पेशेंट तो नेगेटिव होप के साथ आता है, नेगेटिव साइड लेके चलता है सर, है ना। तो डॉक्टर ने अगर ठान लिया कि मेरा बच्चा या ऑटिज्म ठीक हो सकता है तो डेफिनेटली वो करके भी बता देता है। और ऐसे काफ़ी केसेस है, कैंसर्स के में भी आप ले सकते हैं, बड़ी बड़ी ट्रॉमेटिक इंजरीज के केसेस में भी आप ले सकते हैं। तो ऑटिज्म तो सर एक छोटी सी ऑर्गेनिक मेंटल डिसऑर्डर तो है नहीं जिसके अंदर ब्रेन के अंदर कोई हार्डवेयर फंक्शन खराब है। सॉफ्टवेयर इश्यूज है। जब सॉफ्टवेयर इश्यूज होते हैं तो हम अपडेट करते हैं, रिफ्रेश करते हैं, यही थेरेपी है और यही मैनेजमेंट है सर। और ये हम कर रहे हैं। ये हम कर रहे हैं। ग्रेट। एक चीज़ जो आज हम डिस्कस करने वाले हैं वो ऑटिज़म के साथ साथ एक बहुत बड़ी बीमारी के रूप में शायद लोगों को जकड़ रहा है, और ये मेरे ख्याल से लाइफस्टाइल डिसीज़ भी कहा जा सकता है, क्योंकि पेरेंट दोनों वर्किंग हैं, बच्चों को पकड़ा दिया गया है मोबाइल। तो मोबाइल जो है, मोबाइल का स्क्रीन टाइम जिस तरह से बच्चों का बढ़ा है, उससे और भी ज़्यादा प्रॉब्लम्स बढ़ी हैं। तो डिजिटल अरेस्ट एक वर्ड आया है कि लोगों को डिजिटली अरेस्ट कर लिया जाता है, वो एक अलग है, लेकिन ये भी डिजिटल अरेस्ट है बच्चों का, कि आपने बच्चों को चीज़ पकड़ा दी और डिजिटली अरेस्ट हो गए।
और आप फिर छुड़वाना चाह रहे हैं लेकिन वो छूट नहीं पा रहे हैं। सो इसको यहाँ पर भी मैं ऐड करना चाहूँगा, डिजिटल अरेस्ट ही एक तरह से बच्चा आपका, क्योंकि आप उसको खाने के साथ साथ मोबाइल पकड़ा दे रहे हैं, वो क्या खा रहा है उसका स्वाद उसको नहीं आ रहा लेकिन वो देख रहा है, उसको टेस्ट का कोई मतलब नहीं है। सबसे पहले सवाल ये आता है, मैं आपसे पूछूंगा, क्योंकि बहुत सारी मम्मीज़ हैं या जो वुड भी मदर्स होती हैं, वो मोबाइल देखती रहती हैं और एक बच्चा जो है पेट में पनप रहा है, बड़ा हो रहा है, आकार ले रहा है। ऐसे में क्या किसी वुड बी मदर का एक्सेस मोबाइल यूज़ करना उसके होने वाले बच्चे पर अफेक्ट करेगा, कोई बहुत बड़ी प्रॉब्लम लेकर आएगा? बिल्कुल सर, बिल्कुल अफेक्ट करता है। जैसे कि आप जानते हैं, सभी जानते हैं कि जैसे ही बच्चा मतलब गर्भ में आता है, तब से ही वो माँ से इमोशनली अटैच्ड हो जाता है ना। तो यदि मदर स्क्रीन पे कुछ वॉयलेंस या कुछ सैड या कुछ ऐसी चीज़ें देख रही हैं, तो उसका डायरेक्टली असर बच्चे पे पड़ता है। तो ये कहीं ना कहीं आगे जाके ऐसी बीमारी का रूप ले लेता है जो शायद हम जिसके बारे में यहाँ पे बैठ के बात कर रहे हैं। तो मतलब इस तरह का कुछ भी कंटेंट देखना बिल्कुल मे लेड टू ऑटिज्म, वर्चुअल ऑटिज्म हो सर, सकता है। कुछ भी हो सकता है, ADHD एंड ऑल, ओह माय कुछ भी हो सकता है। देखिए नवनीत सर, हमारे पुराने बुजुर्ग लोग भी बोलते थे कि प्रेगनेंसी में हमें अच्छे कंटेंट देखना है, अच्छी सुनना है, अच्छा खाना है, अच्छी चीज़ों को एंजॉय करना है। तो जब हम सैड होते हैं तो हमारे इमोशंस को हम लोग सेल फोन पे निकालने की कोशिश करते हैं, जब हम हैप्पी होते हैं उसको भी हम हमारे सेल फोन पे निकालने की कोशिश करते हैं। ये हमारे अंदर डोपामिन रश करता है सर, साथ ही साथ हमारा कॉर्टिसोल लेवल भी बढ़ाता है। तो प्रेगनेंसी के टाइम पे जो मुझे मेंटल पीस चाहिए होता है, वो शायद अगर मैं ज़रूरत से ज़्यादा कोई वुमन उस समय स्क्रीन टाइम यूज़ कर रही है, वो नहीं मिलेगा। उसका नेगेटिव इफेक्ट बच्चे के ऊपर होगा और कॉर्टिसोल लेवल बढ़ेगा, तो उसके अंदर बच्चे के अंदर कोई ना कोई फिजिकल, मेंटल, बिहेवियरल इश्यूज़ के साथ आगे हमें परेशानी देखनी पड़ सकती है सर। तो अगर हम बात करें कि अगर कोई बच्चा एक्सेस मोबाइल यूज़ कर रहा है, बहुत ज़्यादा इंटेंस दिमाग में लगा हुआ है इसकी कि मम्मी पापा घर पर नहीं है, पूरे टाइम बैठ के रील्स देख रहे हैं, कंटेंट सर्व कर रहे हैं, देख रहे हैं, ऐसे में कौन सी चीज़ें उसके साथ ज़्यादा प्रॉब्लम क्रिएट कर सकती है मे बी इन फ्यूचर? वो कौन सी 4-5 चीज़ें हो सकती हैं, आप बताएं प्लीज़। सर देखिए, इनको हम 2 पार्ट में डिवाइड करेंगे, 0 to 5 और 5 to 10, या 5 के अबव हम लोग बात करते हैं। सर एक 0 to 5 की एक एज होती है जहाँ बच्चे का मोटर डेवलपमेंट होता है, सेंसरी डेवलपमेंट होता है। बच्चा ये देखता है धूप क्या है, मिट्टी क्या होती है, साउंड्स क्या होते हैं, लाइट्स क्या होती है, इसी की तरफ बच्चे अट्रैक्ट होते हैं। तब हमने उसको पकड़ा दिया मोबाइल, हाई कंट्रास्ट ब्राइटनेस वाले वीडियो, साउंड वगैरह पकड़ा दिए। वो रियल लाइफ और रियल लाइफ का डिफरेंस ही पता नहीं कर पा रहा है सर। बच्चा एंगेज है, स्वाइप करे जा रहा है, केवल स्क्रॉल करे जा रहा है, या एक ही कंटेंट को बार बार देख रहा है सर। तो उसके दिमाग में वही चीज़ चलती रहती है। हम लोग देखते हैं सर, पेरेंट्स हमारे पास आते हैं, मेरा बच्चा ABC पहचानता है सर, कलर्स पहचानता है, अ से ग तक उसे सारी चीज आती है, बट ही डजंट रिकॉल हिज पेरेंट्स नेम। उनके फादर मदर को ही नहीं पहचान रहा है सर। तो ये सारी चीजें वर्चुअल ऑटिज्म की तरफ लीड करती है सर। और उसको थोड़ा मैं क्लियर करूँ, अगर स्क्रीन से बच्चे का लैंग्वेज डेवलपमेंट अफेक्ट होता है, सोशल डेवलपमेंट अफेक्ट होता है, मेंटल डेवलपमेंट अफेक्ट होता है, बिहेवियर डेवलपमेंट अफेक्ट होता है, मेटाबॉलिक सिंड्रोम तक हो सकते हैं। इतनी सारी चीजें, इतनी सारी रिसर्च इसके ऊपर हो चुकी है। तो स्क्रीन जो है कहीं से कहीं तक भी, अनस्ट्रक्चर स्क्रीन टाइम जो है कहीं से कहीं तक भी पॉजिटिव नहीं है सर। ये आपके बच्चे को अंदर से खोखला कर रहा है, आपकी जनरेशन को खराब कर रहा है। अनस्ट्रक्चर मोबाइल यूज़, एक बहुत खूबसूरत वर्ड यूज़ किया आपने। तो अगर ये पूछा जाए कितना समय बच्चे को स्क्रीन टाइम में दिया जा सकता है? सर देखिए, रिसर्चेस पे जाएं हम तो एक टाइम लिमिट सेट की गई है कि 0 से 2 साल तक के बच्चों के लिए तो स्क्रीन होना ही नहीं चाहिए। मतलब उन्हें स्क्रीन से इंट्रोड्यूस ही नहीं करवाना है कि ये स्क्रीन है। उसके बाद हम जाते हैं 2 से 5 साल तक के बच्चों के लिए, तो उनको भी यदि हम स्क्रीन दे रहे हैं तो उसका पर्पसफुल यूज़ हमें बताना है बच्चे को। कि जैसे बच्चे को यदि हम स्क्रीन दे रहे हैं तो हम वो सिर्फ तब दें, या तो आपको किसी फैमिली मेम्बर से वीडियो चैट करवाना हो ताकि वो फैमिली मेम्बर से इंटरेक्ट कर सके, ना कि स्क्रीन से इंटरेक्ट कर कि सके। बैठ के लूलाबाई देख रहे हैं, हाँ, वो जिंगल्स देख सारे रहे हैं, क्यों दिखाना है? आप खुद गाकर सुना दीजिए। जी जी possibly। सर। और जब भी मतलब 5 साल के बाद यदि हम बच्चे को स्क्रीन देख रहे हैं तो हमें ये सुपरविजन रखना ज़रूरी है कि बच्चा कंटेंट क्या देख रहा है, और आप उसके साथ स्क्रीन आप शेयर कर रहे हैं, साथ में बैठ के शेयर करें। और आप जो भी बच्चा स्क्रीन में देख रहा है, सबसे पहले देखने की ज़रूरत ये है कि आप जो बच्चा जो देख रहा है, आप उससे रिलेटेड क्वेश्चंस उससे पूछें कि बेटा आप जो देख रहे हैं उसमें आपको क्या समझ में आया, इसमें कुछ गलत चीज़ हुई है या कुछ सही चीज़ हुई है, या आप मुझे बताएं। तो कहीं ना कहीं सर एक ये पेरेंट्स का और बच्चे का इंटरेक्शन स्क्रीन के साथ भी हो सकता है,
लेकिन इसका प्रॉपर यूज़ करना बच्चे को हमें शुरुआत से ही सिखाना ज़रूरी है। तो अगर ये पूछने की कोशिश की जाए आपके साथ सर कि पेरेंट कैसे आइडेंटिफाई करें कि उनका बच्चा जो है अब मोबाइल एडिक्शन की गिरफ्त में आ चुका है? बहुत बड़ा क्वेश्चन है नवनीत सर, है ना। हम हमारे बच्चे में भी इवैल्यूएट करते रहते हैं। मेरा 4 साल का बेटा है भाई, है ना। हमने देखा जब हम लोग पेरेंट्स बने कि बच्चा एडिक्शन की तरफ जाता कैसा है। स्क्रीन एक तरीके की अफीम है, बिल्कुल है ना सर, है ना। और आपने एक टर्म यूज किया डिजिटल अरेस्ट, हाँ। है ना। वो अरेस्ट खुद पेरेंट्स करते हैं, बाहर को कोई व्यक्ति नहीं करता, वो पेरेंट्स करते हैं, है ना। आपने खुद ने इस बच्चे को अरेस्ट करा, क्यों करा है? बच्चा खाना नहीं खा रहा है, आपने स्क्रीन दे दिया। बच्चा रो रहा है, आपने स्क्रीन दे दिया। आपको फैमिली फंक्शन में जाना है, आपको रेडी होना है, आपने स्क्रीन दे दिया। आपको कुछ काम करना है, आपने स्क्रीन दे दिया। आपका पेशेंस लेवल लूज हो रहा है, आपने स्क्रीन दे दिया। आपको कहीं बिजी है, आपने स्क्रीन दे दिया। तो आपने ही वो डिमांड बच्चे में जनरेट कराई है। अब ये डिपेंडेंसी कैसे आती है बच्चे के अंदर? उसे समझ में आता है कि मम्मा को कहीं जा रही, रेडी हो रही, तो मैं रोना चालू कर देता हूँ। मैं रोऊंगा, बच्चे को मोबाइल में जाना है। मैं खाने के लिए डिनाइल करूंगा, मुझे मोबाइल में जाना है। मैं कहीं बाहर रेस्टोरेंट वगैरह या फैमिली फंक्शंस में गया, वहां मैं लोगों से बात नहीं करने दूंगा, मम्मा मुझे मोबाइल दे देगी या फादर मुझे मोबाइल दे देंगे। तो ये क्रेविंग अगर बच्चे के अंदर आ रही है तो ये हम इसको एडिक्शन ही मानेंगे सर। तो ये एक अफीम है, बच्चे के अंदर डोपामिन रश करता है, उसे अच्छा लगता है, वो मोबाइल देख के इतना खुश हो जाएगा, वो सोसाइटी में क्या चल रहा है उससे भूल जाएगा। आप देखिएगा सर, एक नॉर्मल प्रैक्टिकल करके देखिएगा, एक सामान्य बच्चों में, यहाँ हम किसी स्पेशल किड की बात नहीं कर रहे, जब वो मोबाइल में एंगेज है, आप 4 से 5 बार उसका नाम रिकॉल कीजिएगा, वो पलट के देखेगा नहीं या डिलेट रिस्पॉन्स करेगा सर। तो आप समझो वो इतना एंगेज हो जाता है उस कंटेंट में सर कि उसे ये नहीं पता रहता है कि मैं क्या और कब और कहाँ कैसे कर रहा हूँ, मेरे लिए क्या सही है क्या गलत है सर। आप एक कोई मूवी देख के आते हैं सर, वो मूवी आपके ब्रेन में 2 to 3 आवर्स तक चलता रहते हैं, उसके कुछ डायलॉग्स, उसके कुछ साउंड म्यूजिक वगैरह सारी चीजें, यही हमारे बच्चे के ब्रेन में भी होता है। वो तरंगे को अफेक्ट करता है, उसके अंदर न्यूरोकेमिकल चेंजेस उथल पुथल करते रहता है सर, बोलते हैं ना केमिकल लोचा। तो ये मोबाइल बच्चे के अंदर वो केमिकल लोचा अफेक्ट करता है जहां उनके अंदर आक्रामकता बढ़ती है, उनके अंदर चिड़चिड़ापन बढ़ता है, उनके अंदर ये भूख वगैरह ये सारी चीज़ें हैं जो इंट्रोसेप्शन बोलते हैं, वो सब चीज़ें खत्म हो जाती है। स्लीपिंग इश्यूज आने स्टार्ट हो जाते हैं, एकेडमिक इश्यूज आने हो जाते हैं। मैं तो अभी रिसेंटली देखा सर, एक स्टडी मेरा चल रहा है कि जो 5 ईयर्स के अबव बच्चे हैं ना सर, उनके अंदर हैंड राइटिंग इश्यूज आ रहे हैं। क्यों? क्योंकि वो सबसे ज़्यादा सेलफोन यूज़ कर रहे हैं। तो थंब और फिंगर का जो इंडेक्स फिंगर के यूज़ इतना ज़्यादा हो रहा है सेलफोन में कि उनकी स्मॉल मसल्स फटीग हो रही है, तो वो 1 या 2 पेज से राइटिंग ज़्यादा कर ही नहीं पा रहे हैं सर। ओह माय गॉड, ये बहुत बड़ा इशू आपने सही कहा, बहुत सही कह रहे हैं आप ये। अब पर ये इतना बड़ी प्रॉब्लम है कि मोबाइल का एडिक्शन जो है बच्चों को परेशान कर रहा है, फैमिली डिस्ट्रॉय हो रही है, इलाज क्या है? डिजिटल डिटॉक्स कैसे करें? फैमिली को करना होगा, आपको और मेरे को करना होगा। दीजिए प्लीज़, हमें बताएं, है ना, हम क्योंकि सब बहुत सारे लोग देख रहे हैं। लास्ट पॉडकास्ट में आपने जो बात बताई थी, लोगों ने उसको फॉलो किया है। व्हाट कुड बी 2-3 वेज जिसके थ्रू एटलीस्ट शुरुआत की जा सकती है? सर डिजिटल वर्ल्ड जो है ना, इसके अंदर टीवी भी आता है, मोबाइल भी आता है, आईफोन आईपैड वगैरह सब कुछ आ जाता है। और डिटॉक्स इसलिए हम यूज़ कर रहे हैं कि हम खुद टॉक्सिफाइड हैं, हमारी पूरी टॉक्सिफिकेशन में हमारी फैमिली चल रही है सर। कहीं फादर भी बेड टाइम में स्क्रॉल कर रहे हैं, मदर भी स्क्रॉल कर रही है, बच्चा भी अपना स्क्रॉल कर रहा है। तो हमें स्ट्रक्चर फैमिली टाइम की तरफ जाना पड़ेगा सर। स्ट्रक्चर फैमिली, या स्ट्रक्चर फैमिली टाइम इज जस्ट जहाँ पर एक मील टाइम जो है, खाना खाने का जो टाइम होता है, और बिफोर द बेड आपको स्क्रीन नहीं यूज करना है। कितनी देर पहले आपको मोबाइल छोड़ देना है? सर आप रिसर्च बोलता है कि 1 आवर बिफोर द स्लीप आपने मोबाइल छोड़ देना है सर। मैं तो ये बोलता हूँ सर, हम लोगों ने घर पे भी एक ये टाइम लिमिट डिसाइड की, जब मैं घर पे 9 o'clock पे पहुँचूंगा या 9:30 पहुँचूंगा, उसके बाद मैं स्क्रीन का यूज़ नहीं करूँगा, चाहे कितनी भी इमरजेंसी हो जाए, मुझे यूज़ नहीं करना है। तो डिजिटल डिटॉक्स सबसे पहले पेरेंट्स से स्टार्ट करें कि अपने पे लिमिट कर। पेरेंट्स को डिसिप्लिन होना बहुत ज़रूरी है। उस बच्चे को यही नहीं पता सर क्या सही है क्या गलत, हम उसको डिसिप्लिन करके क्या करेंगे। जब पेरेंट डिसिप्लिन हो जाएंगे तो बच्चा भी डिसिप्लिन होगा। वो कैसे होगा कि हम स्ट्रक्चर वे में स्क्रीन का यूज़ करें, नो स्क्रीन टाइम वाला एक जोन हम डिसाइड करें सर, फैमिली टाइम हम थोड़ा सा इंक्रीज करें, फैमिली प्ले, घर के अंदर भी तकिए से मार पीट के हम बच्चे के साथ प्ले कर सकते हैं, घोड़ा घोड़ा चल सकते हैं सर, हम उसके क्या किया क्या नहीं किया उसके साथ इमेजिनरी प्ले कर सकते हैं सर। तो ऐसे बहुत सारी स्ट्रेटेजी है डिजिटल डिटॉक्सिफिकेशन के लिए। अगर हम पुराने दिनों को याद करें ना सर, तो ये स्किल हमारे पेरेंट्स में ऑलरेडी थी। जब हम लोगों का जब डेवलपमेंट हुआ तब स्क्रीन नहीं था सर। तो हम लोग जो हैं पुरानी पेरेंटिंग को याद करें, सोचे समझे कि हमारी माता पिता ने हमें कैसे बड़ा किया। तो मुझे लगता है कि सर इस टॉपिक पे डिजिटल डिटॉक्स की जो बात कर रहे हैं उसकी डिस्कशन की ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी जब हम पुराने दिनों की याद करेंगे सर।
बहुत सारे पेरेंट मैम ये कहते हैं कि हम लोग हमारे बच्चों के लिए तो कमा रहे हैं, हम उन्हीं के लिए तो टाइम स्पेंड कर रहे हैं, घर पर आकर मोबाइल पर टाइम स्पेंड करने को भी एक्चुअली वो अपने वर्क में काउंट करते हैं। इस पर क्या कहेंगे आप? सर इस पे मैं यही कहूँगी, जैसा कि अभी सर ने बताया कि एक स्क्रीन लिमिट हमें सेट करनी है घर पे, बच्चों के लिए भी और खुद के लिए भी, कि आप जब बच्चा आसपास रहे तो हमें मोबाइल यूज़ नहीं करना है, क्योंकि बच्चा देख के ही सीख रहा है आपसे। कि जो यदि वो आप स्क्रीन चला रहे हैं, वो साइड में भी बैठा है, तो कहीं ना कहीं उसका ध्यान आपकी स्क्रीन पे ही जाएगा, ना कि आप पर जाएगा। जी सर मैं यहाँ पे आपको बताना चाहूँगी, आपने प्रेमानंद महाराज जी को तो सुना होगा कभी, तो उन्होंने एक बात बोली थी सर, बहुत ही सुंदर बात थी, कि आप यदि कमा रहे हैं तो किसके लिए कमा रहे हैं, है ना। तो यदि हम हमारे बच्चे के लिए ही कमा रहे हैं, आप अभी से उसे कमा के दे के क्या करोगे, पहले आप उसको उस लायक तो बनाइए। जो सीख आप अभी दे सकते हो वो बाद में नहीं दे सकते, तो आपको जितना हो सके अभी उसके साथ टाइम स्पेंड करना है। इमोशनल सपोर्ट, आपका फिजिकल प्रेजेंस, जी जी जी। इमोशनल सपोर्ट। और साथ में सर मैं ये भी बोलना चाहूँगी कि कहीं ना कहीं क्या रहता है ना, आजकल न्यूक्लियर फैमिलीज़ है, तो पेरेंट्स भी सोशलाइज होना पसंद नहीं कर रहे हैं आजकल। तो मैं सारे पेरेंट्स को भी ये बोलना चाहूँगी कि आप भी सोशलाइज हो, साथ में बच्चे को भी साथ में सोशलाइज करें, तो धीरे धीरे स्क्रीन से बच्चा अपने आप ही हट जाएगा। और यदि आपको काम इतना ज़रूरी है तो सर आप यदि 10,000 कमा रहे हैं तो 8,000 कमा लीजिए, तब भी आपका बच्चा खाना खा सकता है। और यदि फीमेल्स हैं तो वो भी यदि 9 to 4 की जॉब कर रही है तो 9 to 12 कर लीजिए, 9 to 1 कर लीजिए। जॉब आपकी अफेक्ट नहीं हो रही है, लेकिन बच्चे पे ध्यान देना ज़्यादा ज़रूरी है। आप क्या कहेंगे? अल्टीमेटली सर बच्चा प्रायोरिटी है। मैं मेरे पास जितने पेरेंट्स काउंसलिंग के लिए आते हैं तो मैं उनको ये बोलता हूँ फीमेल्स को कि आप 2 रोटी कम बनाइए, आप 1,000 रुपये कम कमाइए, बच्चे को दिन भर का आधा घंटा दीजिए सर। 30 मिनट्स इन अ डे बच्चे के साथ में जो दिया ना वो 24 आवर्स के बराबर है सर। तो वही बात है ना, जैसे वो प्रेमानंद जी महाराज को हम फिर से कोट करेंगे सर, कि उन्होंने बोला कि आप फ्यूचर की टेंशन मत लो, है ना, अभी प्रेजेंट में बच्चों को समय दीजिए। अगर आज के समय में बच्चों को मैं वो इमोशनल सपोर्ट नहीं दे पाया, उसके बिहेवियर को मैं शेप नहीं कर पाया, उसकी फिजिकल नीड्स को मैं नहीं फुलफिल कर पाया, तो मेरा कमाने का मतलब ही क्या रहा, मेरा फ्यूचर सेट करने का मतलब ही क्या रहा। 20 साल बाद की चिंता अभी से है सर, लेकिन अभी की चिंता नहीं है। मैंने अभी आने वाले 1 घंटा नहीं देखा तो मैं 20 साल बाद की कहाँ चिंता करूंगा सर। तो हमारी जनरेशन है सर, उस जनरेशन को नरिश करना है तो पहले डिजिटल डिटॉक्स करना जरूरी है सर। और यही बात जब एक स्पेशल किड्स घर में हो सर, तो वहाँ पेरेंट का रोल बहुत बढ़ जाता है, क्योंकि उन्हें वो थेरेपिस्ट के लिए भी लेके जाना है, साथ ही साथ में खुद के लिए भी समय निकालना है, साथ ही साथ में अपने घर में जो एक महिला है जो इमोशनली इजीली ब्रेक डाउन हो जाती है सर, उन्हें भी वो सपोर्ट करना है। एक रिसेंट स्टडी बोलूं सर, अगर आप मुझे अलाउ करें तो सर, 72% हाउस वर्किंग वुमन आर इन डिप्रेशन राइट नाउ, या किसी साइकोलॉजिकल स्ट्रेस में वो जूझ रही है सर। क्यों? क्योंकि उन्हें फैमिली सपोर्ट नहीं करता। बच्चे के अंदर कोई परेशानी है तो फैमिली सबसे पहले किसको ब्लेम करती है सर? मदर को, कि तुम्हारे कारण ऐसा हुआ बच्चा, तुम्हारे सारी चीजें हैं सर। तो आप ये सोचिए कि वो वुमन जो दिन भर बच्चे को टेक केयर करने के लिए, या वो जो पौधा है उसमें पानी डालने के लिए, जो हम बोलते हैं ना कि एक घर की नींव है जो पूरे घर को स्ट्रक्चर करके रखती है, अगर वही साइकोलॉजिकल डिस्टर्ब रहेगी तो सर फैमिली कैसे डिजिटल डिटॉक्स होगा सर, फैमिली के अंदर कैसे एक पॉजिटिव एनवायरनमेंट बनेगा सर। तो हमें वो पॉइंट भी देखने की जरूरत है, हमें फीमेल्स को सपोर्ट करने की भी जरूरत है कि आपकी जो सोशल एंजाइटी है, आपके अंदर जो साइकोलॉजिकल स्ट्रेस है वो क्यों जनरेट हो रहा है, सारी चीजें हैं। तो मैं हर मदर्स को ये बोलता हूँ कि खुद के लिए टाइम निकालें। आप खुद के लिए टाइम निकालेंगे तो आप बच्चे के लिए भी खुशी खुशी इंटरेक्ट करेंगे। जैसे लास्ट पोस्टकास्ट में मैंने बोला था सर कि मदर का खुश होना बहुत जरूरी है। अगर मदर खुश है तो घर के अंदर एक खुशनुमा वातावरण रहेगा, बच्चा भी खुश रहेगा। डायरेक्ट रिलेशन है ना प्रेम का बच्चे और मदर के साथ में, कि जहाँ मदर खुश है तो बच्चा खुश है। अगर बच्चा रो रहा है तो मदर के फीट से या मदर के ब्रेस्ट से भी मिल्क निकलना चालू हो जाता है। क्यों? क्योंकि उसे लगता है कि मेरा बच्चा जो है कहीं ना कहीं परेशान है, भूखा है, सारी चीजें। तो ये इमोशनल रेगुलेशन ऊपर वाले ने ही सेट किया है सर। तो यहाँ फीमेल्स का हैप्पी होना बहुत जरूरी है और उन्हें स्ट्रेस से बाहर निकालना बहुत जरूरी है। तो ये जिम्मेदारी फादर की भी है बच्चों को संभालने की, उतनी इक्वल मदर की भी है, उतनी इक्वल ग्रैंड पेरेंट्स की भी है सर, सभी की है सर। ब्लेम किसी एक पे ना हो जी, एक किसी पे ना हो सर। मदर मैंने देखा है सर, मदर दिन रात केवल अपने बच्चे के लिए सोचती है और बच्चे के लिए करती है। जब वो अकेली हो जाएगी तो अपनी बातें किसको शेयर करेगी सर? तो उन्हें वो साइकोलॉजिकल सपोर्ट देना भी जरूरी है सर। और घर के अंदर अगर इस तरीके से फादर अपने स्क्रीन में है, मदर अपने स्क्रीन में है और बच्चे के अंदर कोई परेशानी है, तो सर मुझे लगता है कि डिजिटल डिटॉक्स ही एक ऑप्शन बचता है
जहाँ पे हम वो करके एक फैमिली एनवायरनमेंट को अच्छा कर सकते। तो अगर बात की जाए डिजिटल डिटॉक्सिफिकेशन की, कैसे इसको इंट्रोड्यूस किया जाए घर में, बच्चे को पता भी न चले कि ऐसा कुछ हो रहा है और काम होना भी शुरू हो रहा है? सर देखिए, सबसे पहले इसमें हम फैमिली को पूरी तरीके से इन्वॉल्व करेंगे। एक इंसान को इन्वॉल्व, हाँ, एक इंसान, हर फैमिली मेम्बर्स का अलग रोल है। जैसे यदि बच्चा जॉइंट फैमिली में रह रहा है और दादा दादी हैं, तो उसको थोड़ा सा हम आध्यात्मिक वे में लेके जाएंगे कि यदि दादा दादी पूजा कर रहे हैं तो आपको दादा दादी के साथ मंदिर जाना है, किस तरीके से आपको भजन करना है, किस तरीके से पूजा करना है। तो एक कहीं ना कहीं बच्चे का एक बोला जाए कि सिटिंग एंड्योरेंस भी वहाँ कहीं ना कहीं बढ़ रहा है। स्क्रीन से बच्चा अपने आप दूर हो रहा है, क्योंकि वहाँ पे वो सारी चीज़ें मिल रही है। एक सोशल गैदरिंग हो जाती है कि दादाजी के साथ मंदिर गए हैं तो रास्ते में कहीं किसी से मुलाकात हो गई, हाँ, कुछ कॉन्वर्सेशन। तो इस तरीके से एक सोशल गैदरिंग भी बच्चों की हो जाती है। यदि पापा की बात करी जाए तो फादर के साथ एक सर रहता है कि यदि फादर आते हैं ऑफिस से, जैसे लेट नाइट यदि 8 बजे आते हैं, तो कम से कम फादर 1 घंटा अपने बच्चे को दे दें। यदि वो सर कॉलोनी में बच्चे को दौड़ा भी रहे हैं ना, तो वो उसके लिए बहुत बेनिफिशियल है, क्योंकि सर उस टाइम पे बच्चा इतना ज़्यादा ट्रस्ट करता है ना कि यदि उसे लग भी जाएगी ना कि हाँ मेरे पापा हैं जी, तो कॉन्फिडेंस डेवलप होगा। हाँ, कॉन्फिडेंस डेवलप होगा सर, और कहीं ना कहीं मोटर डेवलपमेंट भी बच्चे का हो रहा है यहाँ पे। तो ये सारी चीज़ें हम करवा सकते हैं। मदर्स के साथ थोड़ा हाउस होल्ड वर्क में हम बच्चे को ले सकते हैं कि यदि मदर किचन में काम कर रही है तो बच्चे को बोला कि बेटा आप ये लेके आओ, मम्मा की हेल्प करो। तो एक हेल्पिंग जो एक नेचर आता है बच्चे में, और शेयरिंग वाला जो नेचर आता है, कहीं ना कहीं हम बच्चे में ये चीज़ें क्रिएट कर सकते हैं। एक बहुत खूबसूरत बात आप दोनों ने जो कॉमनली कही, वो मुझको भी, मैं रिलेट करता हूँ उस चीज़ से। मुझे याद है हम लोगों के बचपन में हम लोग क्या करते थे कि मम्मी पापा के कामों में हम लोग कंट्रीब्यूट करते, हेल्प करते थे, तो हमारा दिमाग उनकी हेल्प में लगता था, एक हेल्पिंग नेचर हम लोग का डेवलप होता था। मुझे तो याद है हम लोग बचपन में, हम लोग की सारी कॉलोनी की आंटीज़ जो हैं, उनके घर पापड़ बनते थे, तो सबका दिन डिसाइड होता है कि आज शर्मा आंटी के घर पापड़ बनेंगे। तो पूरे बच्चे शर्मा आंटी के घर गए हुए और सब पापड़ बनवा रहे हैं, चिप्स निकलवा रहे हैं, सेवइयाँ बन रही हैं। तो हम लोग सोसाइटी के साथ रहना भी सीखते हैं, समझते हैं, और इससे हम लोग न सिर्फ मोटर स्किल की बात करें या बाकी सारी कितनी सारी चीज़ सीखते हैं। उस टाइम पर हम लोग को बोलना नहीं पड़ता था कि शर्मा आंटी घर जाकर ये काम करना है। मम्मी ने बात करी कि आज आपके घर पापड़ बन रहे हैं, तो ठीक है, पापड़ बड़ी का आज जिम्मेदारी शर्मा आंटी के सारे बच्चों की है, तो सारे बच्चे पहुंच गए वहाँ पे। सही वही बात है ना, हमारा डेवलपमेंट हमारे घर के बाहर हुआ है, घर के अंदर नहीं हुआ। हम पड़ोस के घर में बड़े हुए हैं, पड़ोस के बच्चों के साथ खेल के बड़े हुए हैं, सड़क पे बड़े हुए, मिट्टी में खेल के बड़े हुए, वो हमारे बच्चे आज मिस कर रहे हैं सर, 100%। और जब वो मिस हो रहा है तो वो थेरेपी में उस चीज़ को हम इंटीग्रेट कर रहे हैं या फिर काउंसलिंग के थ्रू उन्हें गाइड कर रहे हैं सर। मतलब देखिए, जो चीज़ पहले इतनी नेचुरल थी उसको हम लोग थेरेपी के थ्रू ठीक करना पड़ रहा है। वही सर, अब उस चीज़ को नाम दे दिया है सेंसरी इश्यूज। ओह माय गॉड, कि बच्चा रेत में पैर नहीं रखता है, मैडम घास पे यदि नंगे पैर रख चला दिया बच्चे को तो चीखने लग जाता है, पैर गंदे हो गए हैं, गीले हो गए हैं, साफ़ करो। ये सारी चीज़ें सर सेंसरी इश्यूज़ में आती है। हम बच्चे को स्विंग भी करवाते हैं सर, तो इतना तेज़ होता है क्योंकि वेस्टिबुलर जो डेवलपमेंट होना चाहिए बच्चे का, वो कहीं ना कहीं ख़त्म हो गया है। आपने देखा होगा सर, पहले बच्चे जब छोटे होते हैं ना तो माता पिता झोली में झुलाते थे जी, लेकिन आजकल ये सारी चीज़ें ख़त्म हो गई है। हाँ। तो कहीं ना कहीं जो ब्रेन का एक डेवलपमेंट होना चाहिए ना, का एक पार्ट जो है वो डेवलप्ड हुआ ही नहीं है बच्चे। सही बात है। ऊपर से गाने बन गए, पापा जब गोदी में उठा के झुलाते हैं तो डर जाता हूँ माँ। अरे मुझे याद है मेरे पापा ने मेरे कॉलोनी के सारे बच्चों को अपने हाथ पे खड़ा करके ऐसे बैलेंस करते हैं। वो अभी भी मेरे सोसाइटी में कोई बच्चा आता है तो मेरे पापा उसको हाथ में खड़े होकर बैलेंस करते हैं। कोई बच्चा नहीं डरा, इनफैक्ट सीखा ही वो कुछ ना कुछ बैलेंस करना, कि अगर बच्चे ने अगर पैर जमाना सीखे तो मेरे पापा ने उसको सबसे पहले हाथ पे खड़ा करके बैलेंस ही करवाया है, हवा में उछाला है, झूला झूला है। ये वेस्टिबुलर, हाँ जी सर, ये सारी वेस्टिबुलर एक्सरसाइजेज है जो आज हम थेरेपी के नाम पे करवा रहे हैं। इसी को हम सेंसर इंटीग्रेशन बोलते हैं सर। इसी को ही थेरेपी बोला जाता है। हमारे जो सेंस है, विजन, क्या हम देखते हैं, क्या हम सुनते हैं, कैसे हम बैलेंस कर रहे हैं, मेरा जॉइंट पोजीशन कैसा है, मैं क्या स्मेल कर रहा हूँ, मैं क्या खा रहा हूँ, यही सारी सेंस को इंटीग्रेट करना सेंसर इंटीग्रेशन है सर। यही हम छोटे बच्चों में करा रहे हैं। 0 to 5 years के बच्चों की थेरेपी क्या होगी सर? कोई मशीन में डाल के घुमा तो नहीं देंगे उन्हें या करंट में झटके तो नहीं दे सकते। सेंसर इंटीग्रेशन, उन्हें डिफरेंट सेंस से इंट्रोड्यूस कराना, मल्टी सेंसरी बम्बार्डिंग करना, उन्हें डिफरेंट कलर, लाइट, साउंड्स, है ना, उन्हें की बैलेंसिंग एक्सरसाइज कराना, यही सेंसर इंटीग्रेशन है सर। और यही ट्रीटमेंट है। तो डिजिटल डिटॉक्स होने के लिए आप घर पे ही सेंसरी डाइट को फॉलो कर सकते हैं सर।
राइट। और सेंसरी डाइट जो आपने बताया कि फादर के साथ में बढ़िया पिलो फाइट कर लिया, क्रॉल कर लिया, रन कर लिया, वन लेग स्टैंडिंग कर लिया, मदर के साथ हाउस होल्ड वर्क कर लिया, दादा दादी के साथ थोड़ा सा स्पिरिचुअल एक्टिविटीज कर लिया, तो यही सारी चीजें हम भूलते जा रहे हैं और हम लोग खुद एक डिजिटल अरेस्ट होते जा रहे हैं और चीजें हैं बच्चे भी हो रहे हैं और साथ बच्चे हो रहे हैं सर। राइट। तो अगर पूछा जाए कि कंप्लीट बैन ऑफ स्क्रीन, मोबाइल स्क्रीन और टीवी स्क्रीन और कंप्यूटर स्क्रीन, क्या ये ठीक होगा? नहीं सर, बिल्कुल नहीं। एक रहता है सर कि आगे आने वाली सिचुएशन को हम टेक्नोलॉजी से हटा नहीं सकते, क्योंकि कहीं ना कहीं आज स्कूल्स में भी टेक्नोलॉजीज यूज़ हो रही है। आप घर पे देख लीजिए, ऑफिस वर्क देख लीजिए, कहीं पे भी आपका बच्चा हमारी यदि dependency स्कूल, तो है ही हाँ इसी जी, पे। आपका बच्चा अब यदि स्कूल जा रहा है तो आपने कहीं ना कहीं उसके पास एक कोई फिक्स करके रखा है। बहुत सारी एप्स भी आती हैं सर आजकल ट्रैकिंग की, कि हमारा बच्चा स्कूल पहुंच गया, हमें पता चल गया है। तो ये सारी चीज़ें, ये सब हम टेक्नोलॉजी से ही जुड़े हुए हैं। तो एक एज रहती है सर कि कब हमें बच्चे को टेक्नोलॉजी से जोड़ना है और कब हमें उससे हटा के रखना है। राइट। तो ये सारी चीज़ों पे हमको थोड़ा सा हम ही फोकस को decide करना जी होगा। सर, ये सारी चीज़ें हमें डिसाइड करनी है कि हमको कितनी टेक्नोलॉजी का यूज़ बच्चे को सिखाना है। फिर फॉर एग्जांपल यदि देखा जाए तो सर हम कुछ सेफ्टी चीज़ें भी हम मोबाइल से सिखा सकते हैं बच्चे को, जैसे कुछ गुड हैबिट्स एंड बैड हैबिट्स। क्योंकि सर क्या रहता है ना, बच्चों को वाइब्रेंट कलर्स और ये सारी वीडियोस पसंद है, तो वो आप कितना भी समझाएंगे ना बच्चे को सर नहीं समझेंगे। यदि वो स्क्रीन पे वो चीज़ देख रहे हैं कि हाँ यदि कोई स्ट्रेंजर आ रहा है तो देखो बच्चे वो उसने देखो हाँ, आपको कुछ टॉफी दी है, राइट, तो देखो राइट। वीडियो में क्या दिख रहा है, देखो उसने उठा के वो बच्चे को उठा के ले गया। तो आपको ये ध्यान रखना है। तो ये चीज़ें आप पॉजिटिव चीज़ें कुछ बच्चे चीज़ें को तो सिखा सिखा सकते हैं। सकते हैं। तो हम कम्प्लीटली बैन करने का तो नहीं बोलेंगे, लेकिन एज रिलेटेड चीज़ें हम बच्चे को सिखाएं तो वो ज़्यादा ज़रूरी है। जी। आजकल एक बड़ी कॉमन चीज़ देखिए, क्योंकि हम देखते हैं मोबाइल पर अगर आप किसी भी तरह कंटेंट सर्च कर रहे हैं तो बच्चा भी कुछ भी सर्च कर सकता है, उसके सामने कौन सी चीज़ कैसे आ जाएगी आपको नहीं पता। सो ऐसे में किसी भी तरह का कंटेंट आपका बच्चा अगर देख रहा है, उसका अफेक्ट क्या बच्चे पर पड़ रहा है? सर बहुत बढ़िया क्वेश्चन है और इस बारे में हमको चिंतन और मंथन तो कर ही रहे हैं और डिटेल में करना चाहिए कि जब हम कोई स्क्रॉल कर रहे हैं या कोई रील देख रहे हैं तो उसमें किसी भी टाइप का कंटेंट आ सकता है, उसमें सेक्सुअल कंटेंट भी हो सकता है। तो आपका बच्चा क्या वो चीज़ देख रहा है ये आपको कैसे पता चलेगी? क्योंकि हमने तो बच्चे को एंगेज करने के लिए सेलफोन दे दिया है, हमने तो वो केवल स्क्रॉल करते जा रहा है, कहीं एक पॉइंट आकर वो उस चीज़ को ऑब्जर्व कर रहा है, वो उसी की तरह एक्ट कर रहा है। सर अभी एक बच्चा आया था, स्पेशल किड था, इज 6 ईयर ओल्ड, वो अपने प्राइवेट पार्ट को रब कर रहा था, है ना, फीमेल्स को जाकर वो टच कर रहा था उनके प्राइवेट पार्ट्स पे। मदर का एक कंप्लेंट था, तो मदर से हम जब डिस्कस किए तो हमें पता चला कि ऐसा तो उन्होंने कहीं देखा नहीं और सारी चीज़ें हैं। तो जब हम हिस्ट्री में पता किए कि डिटेल कि आप क्या है, इनका स्क्रीन टाइम क्या है, थोड़ा सा हिस्ट्री देखिए किस तरीके के वो कंटेंट देख रहा है, तो उस बच्चे के कंटेंट में सेक्सुअल कंटेंट से था। 6 साल का बच्चा? 6 साल का बच्चा सर। सोचिए। एक 8 साल की बच्ची को सेक्सुअल आइडेंटिटी क्राइसिस थे सर। ओह माय गॉड। तो बहुत भयावह स्थिति है सर, क्योंकि इंटरनेट पे हमारा कोई कंट्रोल नहीं है सर। हमें ये लिमिट करने की आवश्यकता है। इसीलिए हम हमेशा बोलते हैं कि पॉजिटिव या स्ट्रक्चर स्क्रीन टाइम बच्चों के लिए बहुत ज़रूरी है और पेरेंटल लॉक के साथ दे तो बहुत हद तक इन चीज़ों को लिमिट कर सकते हैं सर। बच्चों को हम अलग तो सेलफोन दे नहीं रहे सर। आप एडल्ट हैं, मदर भी एडल्ट हैं, तो उनके इसमें भी आप बोलते हैं सर किसी भी तरीके से वायरल कंटेंट कुछ भी आ सकता है। जहां आपने 3 सेकंड से ज़्यादा आपने किसी पे अटेंशन स्पैन किया, उसी तरीके के कंटेंट आपके रील्स में या यूट्यूब्स पे या गूगल्स पे आना स्टार्ट हो जाते हैं। वही सेलफोन आप बच्चों को दे रहे हैं, आपका बच्चा भी देख रहा है, वही कंटेंट आपका बच्चा देख रहा है, वही वॉयलेंस आपका बच्चा देख रहा है। तो बच्चा सीख क्या रहा है सर? बच्चा गलत चीजें सीख रहा है जिसका सोर्स हमें बाद में पता चलता है कि वो वहां से आया है। और कहीं ना कहीं इनडायरेक्टली सोर्स आप ही हैं। डेफिनेटली सर। जो डिजिटल अरेस्ट है ना, आपने जो वर्ड बोला वो खुद पेरेंट्स ने बच्चों को किया है। तो मैं बोलूंगा सर डिजिटल डिटॉक्स, इसलिए पूरी फैमिली का होना बहुत जरूरी है। पूरी फैमिली का, किसी बच्चे का नहीं हो किसी सकता, नहीं सर, फैमिली का है पूरा। बच्चा जो है उसे नहीं पता सर कि मैं क्या कर रहा हूँ, सही क्या है गलत क्या है, वो पेरेंट्स को देख के ही सीखेगा सर। और ये पेरेंट्स को ही लिमिट करना पड़ेगा सर। तो पेरेंट्स अगर लिमिट में यूज़ करेंगे या पेरेंट्स अपना घर पे एक डिसिप्लिन वे में, स्ट्रक्चर वे में यूज़ होगा, तो बच्चा भी उसी तरीके से उन्हें देखकर सीखेगा और उसे अडॉप्ट करेगा। तो क्या सिर्फ पेरेंट या फैमिली के साथ साथ स्कूल भी इन्वॉल्व हो? जी सर, बिल्कुल इन्वॉल्व है। कहीं ना कहीं आप आजकल स्कूल्स में आपने देखा होगा कि हमारे टाइम पे सर ब्लैक बोर्ड चलते थे, आजकल वो ख़त्म हो गए, स्मार्ट स्क्रीन्स आ गई हैं सर। ये बैकग्राउंड में एक राइम्स चलती ही रहती है,
कितनी बार सर हमारे यहाँ पेरेंट्स आते हैं, बोलते हैं कि मैडम ये पूरी राइम्स इसको गा लेता है, लेकिन इसको हम कुछ बोलते हैं कि आप बोलो बोलो तो बच्चा बोलता नहीं है। तो ये सारी चीज़ें आ रही, कहीं ना कहीं ये सारी चीज़ें सर उसके माइंड में फिक्स हो चुकी है। राइम्स वो कहीं बैठा है, कुछ काम कर रहा है तो वही चलता रहता है अंदर ही अंदर। तो कहीं ना कहीं इससे स्पीच डिले भी हो रहा है स्कूल। हाँ, स्कूल में ये चीज़ें हो रही हैं सर। आप यदि बच्चे को कोई ट्यूटर वगैरह भी लगा रहे हैं तो कहीं ना कहीं वो भी बच्चे को स्क्रीन दिखा के ही बता रहा है, क्योंकि बच्चे को चाहिए कलर्स, और आपकी लाइफ, आपकी जो रियल लाइफ है उसमें कलर्स नहीं है जो उसको रियल लाइफ में मिल रहे हैं। जी जी जी। तो इसीलिए ये चीज़ें ज़्यादा हो रही हैं सर। आप भी इसमें कुछ ऐड करना चाहेंगे? न्यू एजुकेशन पॉलिसी अभी गवर्नमेंट ने लॉन्च करी है ना, जिसमें 0 to 5 अगर हम बोले 5 साल तक के बच्चे को कोई हैंड राइटिंग वर्क नहीं होगा, कोई ABC नहीं होगा, कोई अ से ज्ञ तक नहीं होगा, कोई एग्जाम्स नहीं होगी, कोई प्रमोशन नहीं होगा। वहाँ बच्चे की केवल ग्रॉस मोटर एक्टिविटी, फाइन मोटर एक्टिविटी और केवल सोशल डेवलपमेंट पे फोकस किया जाएगा सर। आप देखिए सर, आप चाइना साइड देख लीजिए, आप हम लोग फिलीपींस साइड देख लीजिए, कहीं भी आप एक USA UK का मॉडल उठा के देख लीजिए सर, जापान का मॉडल, कि जहाँ बच्चे को रियल लाइफ थिंग से जोड़कर 0 to 5 में डेवलपमेंट में चल रहा है, कि उन्हें ग्रॉस मोटर फाइन मोटर एक्टिविटी में एंगेज किया जा रहा है, ना कि टीवी स्क्रीन पे उन्हें प्रोजेक्टर। आज देखिएगा आपकी बच्ची नर्सरी में है तो उसे ABC लिखाने के लिए बोल देंगे सर, उसे कोई ग्रॉस मोटर एक्टिविटी कराई नहीं, जब उसे कोई फाइन मोटर एक्टिविटीज कराई नहीं, कहीं उसकी सोशल गैदरिंग नहीं है। घुमाने के नाम पे उन्हें प्रेस ले गए, कहीं कार के शोरूम्स पे ले गए, वहां पे बस उन्हें दिखा कर ले गए, वहां कोई इंटरेक्शन हुआ नहीं। तो ये स्कूल की जिम्मेदारी बढ़ जाती है सर। स्कूल हम बच्चों को नरिश, एक तरीके से हमारे पुराने जमाने में से गुरुकुल बोला जाता था सर, तो ना वो जो मदर फादर नहीं दे सकते वो टीचर दे सकता है सर, और टीचर 10 बच्चों के साथ में बिठा के दे सकता है। तो हमारा बच्चा देख के सीख रहा है, जहाँ 10 सामान्य बच्चे बैठे हैं और सामान्य तरीके से व्यवहार करे, टीचर उन्हें गाइड कर रहा है सर। तो मुझे लगता है कि स्कूल का बहुत बड़ा रोल हो जाता है सर, कि जहाँ पे स्क्रीन का भी सेफ यूज करना, बच्चे को सिखाना, ये टीचर की भी एक जिम्मेदारी बन जाती है। डिजिटलाइजेशन पे हम लोग जा रहे हैं, स्क्रीन वगैरह जरूरी है, प्रोजेक्टर स्क्रीन जरूरी है, वीडियोस दिखाना जरूरी है सर, पर उसको लिमिट में दिखाएं। हम पुरानी चीज़ों को ना भूलें। हम आज भी ब्लैक बोर्ड का यूज़ कर सकते हैं सर, आज भी हम व्हाइट बोर्ड मार्कर से बच्चों को सिखा सकते हैं सर। तो टेक्नोलॉजी का पॉजिटिव यूज़ स्कूल करें, और साथ में थोड़ा मोटर एक्टिविटीज़ के या प्रैक्टिकल एग्जामिनेशन से बच्चों को सिखाया जाए तो ज़्यादा बेहतर है। मुझे अच्छा लगता है सर, कहीं स्कूल में सुनता हूँ बैगलेस कॉन्सेप्ट, जहाँ पे बच्चों को बैग लेके नहीं जाना है, वो स्क्रीनलेस कॉन्सेप्ट भी होगा तो मुझे बहुत अच्छा लगता है। सुपर, बहुत सुंदर। एक चीज़ बताइए, बच्चों को मारना कितना ज़रूरी है? मार सकते हैं? सर मेरा बेटा है, मैं तो कभी कभी सर लगा देता हूँ सर, है ना। अच्छा। है ना, बाउंड्री डिजाइन। मेरा तो बचपन से, मैं तो 12th तक मार खाई है सर। मेरे पिताजी ने 12th के एग्जाम में कम मार्क्स आए तो एक उठा के उन्होंने दिया था सर। अच्छा। है ना, वो आज की जनरेशन हम नहीं कर सकते हैं सर। आज की जनरेशन में टॉलरेंस लेवल बहुत कम हो चुका है सर। जो स्ट्रगल हमने देखा था, या जो बोलना हमारे पिताजी ने देखा था, वो जरूरी नहीं कि आज हमारे बच्चे देखें। हमारे पिताजी और माताजी ने रोटी कपड़ा मकान के लिए काम किया। आज हम लोगों ने काम किया कि हमारा खुद का घर हो, जिसमें AC हो, टीवी हो, और सब कुछ फिजिकल फैसिलिटीज वगैरह सारी चीजें हो। हम बच्चों को आगे कुछ देना चाहते हैं, लग्जरी लाइफ देना चाहते हैं, लग्जरी उनका स्टाइलिश, उनको एक लाइफ स्टाइल देना चाहते हैं। तो ये जरूरी नहीं कि हमने मार खाई थी तो हम हमारे बच्चों को भी खूब मारेंगे, खूब पीटेंगे। आप यूज कर सकते हो, पर उसे बहुत सेल्डम मोड पे, फ्रिक्वेंट मोड पे नहीं, ओकेशनल मोड पे आप यूज कर सकते हैं। और चीज का भी एक इंटेंसिटी है सर। ऐसा नहीं कि आपने दिया, बच्चा रोया, आपने पीट दिया, बच्चे ने कोई डिमांड की, आपने पीट दिया। उस डिमांड में क्या पॉजिटिव डिमांड है बच्चे की, क्या स्ट्रक्चर डिमांड है, वो आपको डिसाइड करना है। अगर बच्चा आपसे बोल रहा है पापा बाहर चलो चॉकलेट दिला के लाओ, सर बनता है, आप उसको दिला के ला, नहीं आज नहीं, तुमने 3 चॉकलेट खा ली, 4 खा ली, लगा के दे दिया, तुम क्यों रो रहे हो, रोते रोते भी बच्चों को दे दिया। इस सारी चीजों से बच्चा एक साइकोलॉजिकल ट्रॉमा में चला जाता है सर, जहां बच्चा और आक्रामक होगा, और उसका आक्रामक व्यवहार जो है वो स्कूल में दिखेगा, सोसाइटी में दिखेगा सर। हम देखते हैं ना सर, आजकल के बच्चे बहुत ज्यादा चिड़चिड़े हो रहे हैं। आप देखेंगे उन्हें छोटी छोटी बातें करते हैं तो वो चिढ़ जाते हैं, रिस्पॉन्ड नहीं करते। क्यों? कि कहीं ना कहीं वो बहुत ज्यादा ओवर स्टिमुलेटेड है, घर से प्रेशराइज है। मैं बहुत सारी मदर को गाइड करता हूँ कि जब बच्चे 4-5 बच्चे खेल रहे थे, 4-5 मदर बाहर आके खड़ी हो जाती है, बच्चा ऐसे मत खेलो, बच्चा लग जाएगी, बच्चा ऐसे हो जाएगा। हम बच्चे को वो सोशल इंडिपेंडेंसी दे ही नहीं रहे।
बच्चा जब तक गिरेगा नहीं तो उसे चोट का एहसास कैसे होगा कि मुझे यहाँ पे एक लग सकती है सर। बच्चा जब तक किसी को टच नहीं करेगा तो उसे कैसे पता चलेगा कि मेरी बाउंड्रीज क्या है। बच्चा जब तक बाहर एक्सप्लोर नहीं करेगा या नेचुरल एनवायरनमेंट में नहीं जाएगा तब तक उसका सेंसरी डेवलपमेंट होगा कैसे। हम लोग खुद ही बच्चों को अरेस्ट कर रहे हैं, डिजिटल फॉर्म में भी, फिजिकल फॉर्म में भी, हर फॉर्म में, हर तरह से। तो सर बोलना चाहिए कि पेरेंट्स को बहुत चीज़ें सोचने, सीखने और समझने की जरूरत है सर। और मारपीट हर समस्या का समाधान नहीं है सर। कभी कभी हो गया, कभी कभी क्या होता है सर, पेरेंट्स अपनी फ्रस्ट्रेशन बच्चे पे निकाल देते हैं सर। कहीं ऑफिस से फादर गुस्सा करके आए, बच्चे को पीट दिया। मदर और फादर की दोनों की लड़ाई में मदर ने बच्चे को पीट दिया सर। तो बच्चा एक फ्रस्ट्रेशन निकालने का जरिया भी हो गया, जरिया बन गया। क्या होता है सर, आपने बच्चे को पीट दिया, 5 मिनट बाद बच्चा, पेरेंट्स रियलाइज करते हैं मैंने गलत करा, वो बच्चे को गले लगा के रख तो फिर बच्चा आपके पास नहीं आता क्योंकि वो ऑलरेडी इतना डर चुका है उस टाइम पे। सर आपने आजकल केस देखे होंगे सुसाइड, जो छोटे छोटे बच्चों में आजकल रिसेंट इंदौर में एक बच्ची ने सुसाइड कर हाँ जी, सुसाइडल थॉट्स आने लग गए हैं बच्चे को, क्योंकि पेशेंस लेवल ही खत्म हो गया। हमारे टाइम पे यदि माँ बाप मारते थे ना तो हमारे दिमाग में कभी भी ये चीज़ें नहीं आती थी कि हमको नस काटना है या फिर छत से कूद जाए या कुछ। हमारे किस एज में आ रहे हैं लोगों को, बच्चों को? सर ये 10 साल 12 साल के बच्चे जो आजकल 8, 9, 10th में जो बच्चे हैं ना, उन्हें यदि कम नंबर आ गए तो पेरेंट्स इतना स्कोर कर देते हैं उनको कि उनके दिमाग में एक ही चीज़ आती है कि मैं किसी काम का नहीं हूँ, मुझे तो ख़त्म कर लेता हूँ या मर जाना चाहिए। तो ये चीज़ें आजकल बढ़ गई है। यहाँ जैसे आपने क्वेश्चन किया कि मारना पीटना जो है ज़रूरी है क्या, तो यहाँ टाइम पे डिपेंड करता है कि जैसे सर ने भी बताया कि हमारे माँ बाप ने रोटी कपड़ा मकान के लिए काम किया, आज हम सक्सेस के लिए काम कर रहे हैं। लेकिन हमारे आने वाली जो जनरेशन है वो सेटिस्फेक्शन के लिए काम कर रही है कि जो काम में उनको सेटिस्फेक्शन मिल रहा है वो करेंगे। यदि हम अपने हिसाब से या हम उनको प्रॉपर गाइडेंस के हिसाब से हम उनको बता रहे हैं कि नहीं बच्चा ये तुम्हारे लिए गलत है, ये मत करो, बट उन्हें वो सेटिस्फेक्शन नहीं मिल रहा है तो वो गलत काम भी करेंगे जिसमें उनको सेटिस्फेक्शन मिल रहा है। तो जब बात स्पेशल किड्स की पेरेंटिंग की हो ना सर, कि जिसमें बच्चे को मारना है सही है या गलत, तो मैं बोलूँगा स्पेशल किड्स में बच्चे को मारना गलत है। ये भी हम नॉर्मल किड्स में बात करें, स्पेशल किड्स में बच्चे को मारना क्यों गलत है, क्योंकि उस बच्चे को ये नहीं पता कि क्या सही है क्या गलत है सर। पता ही नहीं बेचारे का तो। उसके मेरी जो डिमांड है वो कितनी करेक्ट है, वो खुद के एक जोन में है ना, वो खुद अंदर मल्टीपल थॉट्स के साथ जूझ रहा है, परेशानियां से जूझ रहा है, केमिकल उथल पुथल हो रहा है, वहां आपने एक उठा के बच्चे को टच करके दे दिया, आपने उसके अंदर 100 पॉजिटिव न्यूरॉन्स को मार दिया, उसकी क्रिएटिविटी को खत्म कर दिया एक बार में। तो मैं जितने भी अभी पेरेंट्स इस पॉडकास्ट को सुन रहे हैं, मैं तो उन्हीं को यही बोलूँगा कि जब बात स्पेशल किड्स की पेरेंटिंग को, तो वहाँ आपको थोड़ा सा पॉजिटिव साइड पे जाना पड़ेगा। आपको पनिशमेंट देनी है, पॉजिटिव पनिशमेंट दे। बच्चा किसी एक चीज़ के लिए डिमांड कर रहा है तो उसका अल्टरनेट वे दे दे कि आप इससे कर लो, कोई दिक्कत नहीं है। अगर बच्चा परेशान हो रहा है, घर पे स्क्रीन के लिए क्या कर रहा है, तो उसे डाइवर्ट कर दे, क्योंकि जब बात स्पेशल किड्स की हो ना तो वो इजीली डाइवर्ट भी हो जाते हैं सर, इजीली वो अल्टरनेट वे पे शिफ्ट भी हो जाते हैं। तो वहाँ मारना पीटना मेरे हिसाब से स्पेशल किड्स के साथ बहुत गलत है सर। ऐसे बहुत सारे पेरेंट जिनके बच्चों के साथ ये डिसऑर्डर्स होते हैं, ऑटिज्म या ADHD, बाकी सारे, उनकी फीलिंग्स के बारे में कभी आपने उनसे बात करी, आपको पता चला कुछ? आप और मैं, है ना, हम हमारे बच्चों में बहुत कुछ सोचते हैं, एक ब्राइट फ्यूचर की तरफ सोचते हैं। जहाँ उनके बच्चे को पता चलता है कि उनके पेरेंट्स को पता चलता है उनके बच्चों में परेशानी है सर, उनकी रातें कैसे गुजरती है, आप और मैं एक्सपेक्ट भी नहीं कर सकते सर। वो इतनी छोटी छोटी बात पे खुश हो जाते हैं, जिसे हमें लगता है कि पेरेंट्स इतनी छोटी बात पे भी खुश हो सकते हैं। कि जब मैं मेरे बेटे को आज 10 बार बुलाया सर, 10 में से उसने 2 बार मुझे पलट के देखा। ओह माय गॉड, उसमें पेरेंट्स खुश हो जाते हैं सर। तो हम उनकी मनोस्थिति आप और मैं नहीं समझ सकते सर, वो पेरेंट समझ सकता है जो इस समस्या से जूझ रहा है सर। इस फैमिली को प्रॉपर वे में साइकोलॉजिकल सपोर्ट की जरूरत होती है सर। मैं जब मिलता हूँ या मैडम जब मिलते हैं तो हम एक डॉक्टर इमेज से नहीं मिलते सर, एक पारिवारिक इमेज से मिलते हैं। एज अ फ्रेंड हम उनसे बात करते हैं, हम उनसे वो तक डिस्कशन कर लेते हैं, या उनसे वो डिस्कशन भी हो जाता है जो शायद किसी के सामने नहीं कर सकते सर। कोई एक पेरेंट्स नहीं रहा होगा ना सर जो हमारे पास आ रहा है वो हमारे सामने रोया नहीं हो। तो उनकी मनोस्थिति आप और मैं नहीं जान सकते सर। वो सोसाइटी से इसलिए आइसोलेट हो जाते हैं क्योंकि उनके बच्चों को जज करना चालू कर देते हैं।
कि इनके बच्चे को तो कोई परेशानी है, हमारे बच्चों में वो ना हो जाए, है ना। इन्होंने अपने बच्चे को सही ढंग से पेरेंटिंग नहीं की, इस वजह से अब इनका बच्चा हो गया, ऐसा हो गया। इनके इवन द पेरेंट्स, फैमिली मेंबर्स तक ये बोलते हैं कि आपने अपने बच्चों को बिगाड़ा है सर। और उसमें डार्क साइड मदर की ज़्यादा रहती है सर, क्योंकि हर चीज़ का, जैसे अपने लास्ट क्वेश्चन में भी ये हुआ था कि मदर को ही ब्लेम किया जा सकता है कि आपने ही बच्चों को बिगाड़ा, आपकी वजह से बच्चे के अंदर ये प्रॉब्लम हुई है, आप ही जिम्मेदार हो, आपने सही ढंग से इसे परवरिश नहीं की है। तो सर उन पेरेंट्स की डार्क साइड जो है, डार्क जोन, आप और मैं नहीं समझ सकते सर। तो मैं बहुत ही इमोशनल बंदा हूँ सर, और मैडम भी सारी चीज़ें, हम जब उनसे बात करते हैं ना, तो हम लोग भी हमारे इमोशंस को कंट्रोल करके रखते हैं, हमारे आंसुओं को आंखों के अंदर भर के रखते हैं सर। कितनी रातें होती है सर, जब मैं किसी पेरेंट से मिलता हूँ तो रात को नींद नहीं आती कि यार इस बच्चे के अंदर मैं 10% भी ऐसा क्या कर दूं कि इसके पेरेंट्स खुश हो जाएं। जब वो पेरेंट्स इतनी छोटी बात पे खुश हो रहे हैं, तो कुछ पेरेंट्स की तो इतना ही रहता है सर, ये सही गलत समझ जाए उतना ही हमारे लिए काफ़ी है। बहुत बड़ी बात कर रहे हैं आप ये ऑटिज़म को लेकर, जो हमारा लास्ट पॉडकास्ट था। मैं यहाँ पर भी चाहता हूँ कि हम लोग इसी की नोट पर ख़त्म करें कि कोई ऐसी पॉजिटिव सक्सेस स्टोरी है जो आप हमारे साथ शेयर करना चाहते हैं, ताकि बहुत सारे पेरेंट जो इस वक्त आपको देख रहे हैं, सुन रहे हैं, उनके भीतर ये उत्साह, जोश, जुनून बना रहे कि उनके बच्चे ठीक हो सकते हैं। सब स्टोरीज तो बहुत सारी हैं, और मैं इसको 3 पार्ट्स में बताऊंगा जी, है ना। एक पहली स्टोरी है जहाँ फैमिली, एक बच्ची थी सर, शी इज़ 4 ईयर ओल्ड, 4 साल की उम्र में हमारे पास आई थी सर, है ना। उसके पेरेंट्स आर्मी फैमिली से बिलोंग करते थे, मदर हाउस वाइफ थी, उसके घर में ऑलरेडी 2 ट्विंस भी थे, मतलब टोटल 3 बच्चे। बड़ी बच्ची को स्पेक्ट्रम था सर। उसके फादर बैंक से शाम को 7 बजे थेरेपी सेशंस के लिए आते थे सर, और एग्जैक्ट ठंड, गर्मी, बरसात, उन्होंने कोई मौसम नहीं देखा सर। 3 years इज कंसिस्टेंट, रेगुलर, पंक्चुअल फॉर द थेरेपी सर, है ना। और उन्होंने घर पे भी बहुत मेहनत किया। नाउ आफ्टर द 3 years शी इज आउट ऑफ स्पेक्ट्रम, वो बाहर हो चुकी है। उसकी मदर ने भी काम बहुत किया, ये एक्सक्यूज नहीं दिया कि मेरे साथ में 2 और बच्चे हैं सर, ये एक्सक्यूज नहीं दिया मुझे और भी काम है। फादर ने एक्सक्यूज नहीं दिया कि सर मैं राव से यहाँ पे आपके पास डेली नहीं आ सकता, सारी चीजें। उसके फादर ने कमिट किया, मैं आऊंगा, मैं ठीक करूंगा मेरी बच्ची को। वो अड़े रहे, और वो कॉन्फिडेंस उन्होंने हमें दिया, और वो बच्ची आज ईश्वर की कृपा से सर, वो बच्ची आउट ऑफ स्पेक्ट्रम। एक और बच्चे, एक ट्विंस आए थे सर, 2 year old, 2 बच्चे हैं सर, ठीक है सर। उनके पेरेंट्स बड़े टेंस कि सर हम लोगों का स्क्रीन टाइम बहुत ज़्यादा रही है, ट्विंस थे, इनका ब्रेस्ट फीडिंग भी प्रॉपर नहीं हुआ, दोनों स्पेक्ट्रम में है, एक साथ, दोनों स्पेक्ट्रम में एक साथ सर। पेरेंट्स का पॉजिटिव इन्वॉल्वमेंट रहा, और इट्स अ काइंड ऑफ मिरेकल, मैं मिरेकल ही बोलूंगा। विदिन 6 months दोनों बच्चे आउट ऑफ स्पेक्ट्रम है सर। ग्रेट। मैं खुदा नहीं हूँ सर, मैं बोल रहा हूँ कि मैंने ठीक किया, सारी चीजें हैं। अगर मैं ठीक करता तो जितने भी बच्चे हैं, 100 बच्चे होते हैं, 200 बच्चे होते हैं, 1000 बच्चे होते, सबको ठीक कर देता सर। मैं खुदा नहीं, वो बच्चे ठीक हो रहे हैं सर। तो मैं बोलता हूँ कि थेरेपी आप बच्चों की कराइए, पॉजिटिव टाइम आप बच्चों को दीजिए, घर पे वो पॉजिटिव एनवायरनमेंट दीजिए, उस बच्चे को पॉजिटिव ऑरा फील कराइए, बच्चे डेफिनेटली ठीक हो गए। जैसे आपने एक नोट खत्म किया, स्टार्ट किया था कि गूगल पे लिखा हुआ है सर कि ऑटिज्म नेवर एवर बीन क्योर्ड। मैं इसको डबल क्रॉस करता हूँ सर कि ऑटिज्म क्योर हो सकता है। फिर मैं बोलूंगा कि जहां एक्सपेक्टेशन हम 100% मान के चलेंगे, तो वहाँ 80% तो मिलेगा, 70% तो मिलेगा, 60 मिलेगा, 30 मिलेगा, किसी बच्चे में 101 भी मिलेगा सर, 101% भी मिलेगा। मेहनत को सही दिशा में करने की जरूरत है सर। अगर मैं ठान लूं कि मेरा बच्चा ठीक नहीं हो सकता सर, तो मन के हारे हारे, मन के जीते जीते। क्या बात है, बहुत सुंदर। और इसी नोट के साथ यहाँ पर एक कॉन्वर्सेशन ख़त्म करते हैं, क्योंकि बहुत सारे पेरेंट बेचारे बहुत दुखी हो जाते हैं कई बार, लेकिन आपके इन शब्दों ने, आई एम श्योर, एक बार फिर से ऊर्जा भरी है लोगों में कि उनके बच्चे ठीक हो सकते हैं। थैंक यू वेरी मच यहाँ पर आने के लिए और इतनी बातें करने के लिए। बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू।